नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल BRS टीचिंग में बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको जो पाठ पढ़ाने जा रही हूँ वो NCERT पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 2 से संबंधित है। दोस्तों, ये पाठ गद्य साहित्य की कहानी विधा के अंतर्गत लिखा गया है। इस कहानी के लेखक हैं डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन। दोस्तों, इस पाठ में मैं सबसे पहले आपको इस कहानी के लेखक डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन के विषय में संक्षेप में जानकारी प्रदान करूंगी और साथ ही इस पाठ की विस्तार से व्याख्या भी समझाऊंगी। तो दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। दोस्तों, आप अपना प्यार हमें देते रहिए, जिससे कि हिंदी और संस्कृत से संबंधित विभिन्न पाठों से संबंधित मैं जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से प्रदान करती रहूं। तो दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं शिव मंगल सिंह सुमन जी के जीवन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें। डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन हिंदी साहित्य के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध लेखक कवि माने जाते हैं। ये साथ ही सामूहिक चेतना के संरक्षक भी थे। इन्होंने अपने रचनाओं के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाने का काम भी किया। इन्होंने जो परेशानियां, जो कष्ट जिसको महसूस किया, उसे अपनी रचनाओं में उभारा है। तो दोस्तों, इस महान लेखक और साहित्यकार का जन्म 5 अगस्त सन 1915 को उन्नाव में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं जीवन के गान, युग का मोल, मिट्टी की बारात, गीति काव्य आदि हैं। दोस्तों, इनके उत्कृष्ट लेखन कार्य के लिए विभिन्न पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया, जिनमें कि साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्मश्री और सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, शिखर सम्मान, भारत भारती पुरस्कार आदि। तो दोस्तों, ये तो थे इस कहानी के महान लेखक के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इस कहानी को विस्तार से। तो दोस्तों, इस कहानी में लेखक ने अपने जीवन से संबंधित उसकी जो बचपन की यादें हैं, उन यादों को संजोया है और उन यादों के माध्यम से लेखक ने अपनी दादी माँ के विषय में हमें इस कहानी में बताया है। दोस्तों, हमारे घर के बुजुर्ग लोग, बूढ़े लोग होते हैं, वो हमारे प्रति हमेशा चिंतित रहते हैं कि हमारे जीवन में कोई परेशानी ना आए और हमारे साथ सब कुछ अच्छा ही हो। तो इस भावना से ओतप्रोत होकर ये लोग हम बच्चों को आगे से आगे अपना सहयोग प्रदान करते हैं, जो के जीवन के अनुभव हैं उनको बताते हैं, जिससे कि हम अपने जीवन में आई हुई कठिनाइयों को बहुत ही आसानी से सुलझा सके और उनसे निकल कर अपने जीवन को सुचारू रूप से सरलतापूर्वक, सफलतापूर्वक बिता सकें। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम अपने इन बुज़ुर्गों की जो अनुभव हैं, उनकी सलाह है कि बार बार वो तो अपनी चिंतावश और हमारे लिए जो उनका प्रेम है, उस प्रेम को न समझकर हम उनकी सलाह को, उनकी चिंता को नहीं समझ पाते हैं और उनके साथ उचित व्यवहार नहीं करते हैं। लेकिन जब हमें ये बात समझ आती है कि वो सही हैं और उनका बार बार हमें किसी बात के लिए मना करना, किसी बात को बार बार समझाना, ये प्रदर्शित करता है कि वो हमारा भला ही चाहते हैं। वास्तव में वो सही होते हैं और हम गलत होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से एक अनुरोध करना चाहूँगी कि अगर आपके साथ आपके दादा दादी या अन्य
बड़े बुजुर्ग रह रहे हैं तो आप उनका सम्मान करिए, उनकी बातों को सुनिए, उनकी भावनाओं को समझिए और लेखक के द्वारा लिखी गई इस कहानी को पढ़ कर के इस दिशा में आगे बढ़िए। तो अब हम शुरू करते हैं इस कहानी को, जिसका शीर्षक है दादी माँ। दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते सबसे पहले तो लेखक हमें ये बताता है कि जो हमारे दोस्त होते हैं उनके व्यवहार में किस तरह से दिखावा होता है, कि वो हमें वास्तविकता से परिचित न कराकर हमारे साथ झूठा व्यवहार करते हैं और हमारे मुंह पर तो हमारी प्रशंसा करते हैं, हमें अच्छा बताते हैं और हमारे पीठ पीछे हमारी बुराई करते हैं। तो अपने दोस्तों के इस व्यवहार से जब लेखक दुखी होता है तो उसे अनायास ही अपनी दादी माँ की याद आ जाती है। और तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कमज़ोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि ज़रा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। अर्थात लेखक अपनी एक कमज़ोरी के विषय में बता रहा है कि उसने अपने जीवन में ये उसकी एक कमज़ोरी है कि वो न चाहते हुए भी उसे अपने मन पर उसका नियंत्रण नहीं होता है और उसे अनायास का अर्थ है बिना किसी प्रयास के अपने वो दुखी, अनमना का अर्थ है दुखी होना, उदास होना, वो उदास हो जाता है। यद्यपि जब भी उसके जीवन में थोड़ी सी भी कठिनाई आ जाती है, उसने लगभग अपने जीवन के कई वर्ष की गर्मी, बरसात और बसंत, इन सभी मौसम को देखा है, इनसे अनुभव प्राप्त किया है, लेकिन फिर भी वो कभी कभी पूरी तरह से खुश ना होकर के दुखी हो ही जाता है। और उसका कारण क्या है, आगे बताया है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं। शुभचिंतक जो हमारा भला चाहते हों, ऐसे मित्र हमारे मुंह के सामने, यानी जब हम उनके साथ बैठे हैं, उनके साथ बैठकर बातचीत कर रहे हैं, तब तो वो हमें ये सूचना दे रहे हैं कि भाई छुट्टी आने वाली है। और इस बात को सुनकर मैं भी खुश हो जाता हूँ। लेकिन दूसरे ही पल पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और ज़रा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। लेकिन जैसे ही लेखक अपने दोस्तों का साथ छोड़कर अपने घर वापस आता है तो उसके दोस्त उसके एक घबराने वाला कहते हैं कि वो ये तो बहुत जल्दी ही घबरा जाता है, कोई छोटी सी भी मुसीबत आ गई, छोटी सी भी परेशानी आ गई तो ये घबरा जाता है और ये कह कर के लेखक का मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। लेखक कह रहा है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ये निश्चित करता हूँ, मैं ये निर्णय लेता हूँ कि मैं अब इन बातों को नहीं सोचूंगा क्योंकि इनसे कोई भी फ़ायदा नहीं है। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। लेखक के मन में विचार आता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, जो बात दोस्त करते हैं उन्हें करने दो, क्या फ़र्क पड़ता है मेरे ऊपर। और अब मैं इस विषय पर अपने मन में कोई भी विचार लाऊंगा ही नहीं। लेकिन होता क्या है, पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। लेकिन उसी पल लेखक के मन में एक ऐसी तस्वीर उभर कर आती है मानो और जो शरद ऋतु की शीतल किरणें हैं। शरद ऋतु में जब चंद्रमा होता है तो चंद्रमा की किरणें बड़ी शीतल होती हैं और एकदम स्वच्छ साफ होती हैं। लेकिन उस रात के चंद्रमा की चांदनी की उस रात में एक धुंधली सी छाया, बिल्कुल धुंधली का अर्थ है जो स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी जो तस्वीर लेखक के मन पर उभर कर आती है वो तस्वीर उसे खुशी देती है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। क्वार हिंदी महीने का नाम है और इसे हम अश्विन भी कहते हैं। उस महीने का वातावरण जो लेखक ने अपने बचपन में महसूस किया उसके विषय में इस
गद्यांश में बता रहा है, मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेऊर और बन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। बरसात में चारों तरफ पानी भरा हुआ, बरसात के चल रही है और ये कुंवार बरसात का। तो दोस्तों यहाँ पर जो शब्द सिवान आया है, सिवान शब्द का अर्थ है सीमावर्ती क्षेत्र। सीमा, गांव की जो सीमावर्ती भूमि, सीमावर्ती अर्थात जहाँ से गांव, एक गांव प्रारंभ होता है और एक लाइन जैसी, आप सीमा तो जानते हैं, बॉर्डर। और तो लेखक ने जो लिखा है कि सिवान से बहकर, यानी सीमा से बहकर के जो ये कुछ फूल, कुछ पौधे, जो जलीय घासें हैं, ये आ गई हैं। मोथा, मोथा है जल में पैदा होने वाली एक घास। एक जड़ है जो कि औषध के रूप में प्रयोग की जाती है, अर्थात दवा के रूप में। साई, साई एक फूल है। और ये जो चीज़ें पानी के साथ बह कर के आ गई हैं, लेकिन अब पानी चूँकि एक जगह पर रुक रहा है, तो और घेऊर और बन आध गली घासें आधी गल गई हैं, पानी में लगातार पड़ी रहने के कारण पूरी तरह से ख़राब नहीं हुई है, लेकिन आधी ही गल गई हैं, नष्ट हो गई। घेऊर और बन प्याज की जड़ें, जो बन प्याज, वन में पैदा होने वाला प्याज है। घेऊर जो एक जंगली घास है। इसी तरह से अन्य जो चीज़ें हैं जो पानी में ही उग जाती हैं, लेकिन तो ये, और जब अब सूरज की तो तेज़ धूप हो रही है, उस तेज़ धूप के कारण जो पानी है वो गर्म हो जा रहा है, ऐसा लग रहा है जिससे खौल रहा है। और उस सूरज की गर्मी के कारण ये जो पानी में पौधे और ये सब पदार्थ पड़े हुए हैं, ये जो सड़ने लगे हैं, इससे एक विचित्र, विचित्र का अर्थ है अन्य, अनोखी, एक अलग तरह की गंध, गंध मीन्स जो बदबू छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है, पानी जो भर गया था वो तो कीचड़ हो गया था, लेकिन अब कीचड़ सूख गया है। और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। गांव के जो बच्चे हैं वो जो जलाशय, जलाशय शब्द का क्या अर्थ है? तालाब। तो तालाब में जो पानी भरा हुआ है, उन तालाबों में पानी झाग उठ रहा है सूरज की गर्मी के कारण। लेकिन जो लड़के हैं, गांव के बच्चे हैं, वो उन तालाबों में कूद रहे हैं। किनारों, अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं, तो हर मौसम की कोई ना कोई खासियत होती है। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले, आषाढ़ के महीने में आम खाए जाते हैं, जो ये महीना चल रहा है दोस्तों, इस समय ये भी आषाढ़ का ही महीना है। और आषाढ़ का महीना कभी कभी जून में भी होता है और कभी कभी जुलाई में भी होता है। तो इस समय तो जो फलों का राजा आम है, और आम तो अधिकांशतः बच्चों, बड़ों सभी को पसंद होता है, और जामुन भी इसी मौसम में आते हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि आम और जामुन ना मिले, चिंता नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले। अगहन का महीना जो जाड़ों में होता है, ले उसमें चिवड़ा और गुड़ ये ना मिले तो भी कोई दुख नहीं है। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले, अफसोस नहीं। लेखक ने कहा ठीक है, जो चैत का महीना होता है, होली के बाद का जो पहला महीना होता है हिंदी वर्ष का, वो चैत्र है, उसमें गुड़ की पट्टी न मिले तो कोई भी अफसोस नहीं होता है, कोई भी दुख नहीं होता है। पर कुंवार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा महसूस होता है। लेखक बता रहे कुंवार के दिनों में दो तालाब के जो पानी है, जिसमें झाग है, अगर उसमें कूदने का अवसर नहीं मिलता था तो ये बात लेखक को बहुत ही बुरी लगती थी। मैं भीतर हुड़क रहा था, 2-1 दिन हो तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है।
लेखक बता रहे हैं कि वो 1-2 दिन ही उस तालाब के पानी में नहा पाया था और इस कारण वो बीमार भी हो गया था। हल्की बीमारी को लेखक जो उसका अनुभव है वो उसे अच्छा लगता है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू। साबू साबू शब्द का अर्थ है जब बुखार आता है। साबू यानी हल्का पदार्थ जो जल्दी से ही पच जाता है। साबू जो साबूदाना भी पहले लोग खाते थे, जिसको हम लोग आज साबूदाना कहते हैं, तो वो भी आप उसे कह सकते हैं। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। लेकिन अब जब लेखक बड़ा हो गया था, इस बार जब उसे बुखार आया तो स्थिति में परिवर्तन आ चुका था। ज्वर तो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, तो बुखार था वो लगातार बढ़ रहा था, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। यानी लेखक को बुखार में सर्दी भी लग रही थी और इसके कारण वो कई रजाई ओढ़ चुका था, लेकिन जो और बुखार था वो रात के 12 बजे को उतर पाया था। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहा कर आई थी उसी झाग वाले जल में। अब दादी माँ का स्पर्श पाकर के लेखक कैसा महसूस कर रहा है, यहाँ पर इस गद्यांश में लेखक ये बता रहा है। लेखक ने बताया कि दिन में तो वो चादर लपेट कर सोया था, दादी माँ आई हैं और वो नहा कर आई हैं। सने शरीर, पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद्य टपके हुए जल की शीतलता। सद्य का अर्थ है तुरंत। यहाँ पर लेखक अपनी दादी के विषय में बता रहे हैं कि उसकी दादी कैसी दिख रही हैं। दुबली पतली हैं, लेकिन जो उनका हृदय है वो स्नेह से भरा हुआ है, और उस व्यक्तित्व पर, उनके शरीर पर जो धोती है वो सफ़ेद रंग की है, लेकिन उसमें किनारा नहीं है, बॉर्डर उसमें नहीं बना है, एक जैसी ही सफ़ेद होती है। सन से सफ़ेद बाल ऐसे सफ़ेद हैं जैसे कि सन होता है, बहुत ही जो सुंदर देख रहे हैं। और उनके किनारे से कभी कभी जो जल, यानी नहा कर आई हैं तो बाल गीले हैं तो जल टपक रहा है, उसकी शीतलता का जो अनुभव लेखक ने किया वो उसे बहुत ही अच्छा लग रहा है। आते ही उन्होंने सर पेट छुए। जैसे ही दादी माँ आती हैं तुरंत ही लेखक का सिर छुआ, उसका पेट छुआ। आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली। उनके जो धोती थी उनकी, जो उसमें उन्होंने एक कुछ मिट्टी कहीं की बांध रखी थी, उसको उन्होंने गांठ खोलकर लेखक के मुंह में डाली और साथ ही माथे पर भी लगा दी। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान कर दिया था। बार बार लेखक के शरीर को छू करके ये जानने का प्रयास करती कि बुखार कुछ कम हुआ या नहीं, और उसके लिए वो कभी कम पंखा चला रही, कभी सिर पर दालचीनी का लेप लगाती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से चौंका कि नहीं। अन्य भी प्रयास, घर के जो अन्य सदस्य थे उनसे भी वो लेखक के सही होने के लिए जो आवश्यक उपचार थे, जो आवश्यक काम थे, वो भी करवा रहे थे। खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। घर पर कोई भी बिना रोक टोक के ना आ जाए, जिससे कि जो बीमार बच्चा है उसको संक्रमण ना हो जाए। इन सभी बातों का ध्यान दादी माँ रख रही थी और घर के हर सदस्य से इस संबंध में बराबर बातचीत कर रही थी। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। जो गांव के लोग आयुर्वेद और अन्य जो गांव में घर में जो दवाएं मिल सकती हैं, जो पदार्थ होते हैं, उन ऐसी 50 तरह की दवाओं के नाम दादी माँ को याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहाँ भी
वही काम। तो जिस तरह का व्यवहार वो लेखक के साथ कर रही हैं, ठीक वैसा ही व्यवहार गांव में किसी भी व्यक्ति के बीमार होने पर करती। हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया आदि तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती और लोगों को जागरूक करने के लिए भी तमाम बातें लोगों को बताती कि मलेरिया है, निमोनिया हो गया है। और फिर महामारी और विसूचिका के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। ये जो पदार्थ बताए लवंग और गुड़, लवंग शब्द का अर्थ है लौंग और गुड़ को मिलाकर के उसको जल के साथ खाओ। गुग्गल और धूप, जो गुग्गल है, गुग्गल सलाई का पेड़ जिसमें धूप या राल निकलती है। तो इन पदार्थों और धूप में बैठो। इस तरह से जो बीमारी का उपचार करने की दादी माँ का जो नुस्खा था, उसको लोग अपनाते थे। सफाई कोई उनसे सीख ले और बहुत ही साफ सफाई का भी ध्यान रखती थी। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती थी। अगर पूरी तरह घर के सदस्य सफाई का ध्यान नहीं रखते तो वो बहुत ही क्रोधित हो जाती थी। पागल हो जाना मीन्स क्रोध, बहुत ही गुस्सा उनको आता था। बुखार तो मुझे अब भी आता है। अब लेखक बता रहे हैं कि उसे जैसा बुखार बचपन में आता था जब दादी माँ उसकी देखभाल करती थी, बुखार तो जीवन में वो बड़ा हो गया है और उसे अब भी आता है। लेकिन अब परिस्थिति बदल गई। अब क्या होता है कि अब बुखार में तो नौकर पानी दे जाता है, मेस या महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू दे देते हैं, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। और कुनैन का मिक्सचर की कुनैन जो मलेरिया के बुखार में दिया जाने वाला एक कड़वी दवा है, उसके विषय को भी, लेकिन इन सब से बुखार तो भाग जाता है, लेखक बता रहा है, पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। लेकिन लेखक ये कह रहा है कि उसे अब इस तरह का बुखार बुलाने का बिल्कुल मन नहीं करता, क्योंकि अब उसके पास उसकी दादी माँ नहीं है जिनकी देखभाल, जिनके प्रेम को वो अनुभव कर सके। अब लेखक इस गद्यांश में ये बता रहा है कि किस तरह जब परिवार में कोई भी उत्सव होता, कोई भी समारोह होता, तो दादी माँ किस तरह से व्यवहार करती थी और लोगों को निर्देश देती थी कि जिससे जो कार्यक्रम है वो सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। अपनी एक घटना किशन भैया की शादी के संबंध में लेखक बता रहा है। किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। यानी जब किशन भैया की शादी तय हो गई तो दादी माँ के मन में अपार उत्साह आ गया। उत्साह, प्रसन्नता, आनंद, और वो बिल्कुल चरम सीमा पर था। दिन भर गायब रहती, दिन भर व्यवस्था करती कि कौन सा काम कैसे करना है, किससे करवाना है। सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया, यानी सभी को निर्देश देना। पड़ोसी आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा ना मानना, कार परोजन का घर ठहरा। कार परोजन यानी काम काज का घर है, काम है, विशेष कार्य है। प्रयोजन, परोजन, प्रयोजन। एक काम अपने हाथ से न करूँ तो होने वाला नहीं। अब अपना किस तरह से कुशलतापूर्वक वो काम करती थी, इस बात की जानकारी वो देती हैं। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं। लेखक ये बता रहे कि यद्यपि दादी माँ बुजुर्ग थीं, वृद्ध थीं, यद्यपि वो सारे काम दूसरों से करवाती थी, स्वयं नहीं करती थी, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। लेकिन किसी भी काम में उनके कारण देर नहीं होती थी। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। बाहरी निकसार जो बाहर निकलने का रास्ता था, वहाँ पर दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी, गुस्सा कर रही थी। देखा, पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी हैं। सूद न होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे, तेरी आंख में तो शर्म है नहीं।
मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। एक ऐसे महिला के विषय में यहाँ लेखक बता रहा है जिसने उनकी दादी से कुछ पैसे उधार लिए थे, तो वो दे नहीं रही है, इस कारण से वापस नहीं कर पा रही है और बहाने बना रही है कि जब फसल कटेगी तब वो दे देगी, जब फसल। तो अब दादी माँ इस बात से बहुत गुस्सा हो रही हैं और उससे कह रही कि तुमने कर्जा तो ले लिया, लेकिन तुम्हें इस बात से कोई भी शर्म नहीं है और अब तुम बहाने बना रही हो। अब दादी माँ के गुस्से से जो रामी की चाची है वो उनके गुस्से को शांत करते हुए कह रही है, दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। वो चूँकि उसने कर्ज लिया है, दादी माँ बहुत नाराज़ हो रही है, इसलिए जो रामी की चाची है वो दुखी हो गई और वो रोती है, लेकिन जाने से पहले वो दादी माँ के पैर छूती है। बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। उसकी बेटी की शादी है, वो ये कह रही है दादी माँ से कि अगर आप उस पर दया नहीं करेंगी तो उसकी बेटी की शादी कैसे हो सकेगी। दादी माँ अभी भी गुस्से में है। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। यहाँ पर ये लग रहा है कि जैसे वो रामी की जो चाची है वो पिछड़े वर्ग से है और दादी माँ ने उससे कहा, चलो चलो पीछे हटो, मैं अभी भी नहा के आई हूँ। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी, चल चल, चला है समझाने। लेखक ने अपनी दादी माँ को समझाने का प्रयास किया कि वो इस बात को थोड़ा ध्यान अलग करना चाह रहा था दादी माँ का। उसने कहा, ठीक है दादी माँ, छोड़ दो इसको, बेचारी गरीब है, जब इसके पास होगा तब ये दे देगी। इस लेखक की इस बात पर दादी माँ कह रहे हैं, चलो जाओ, तुम आए हो मुझे समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। लेखक इस बात को भूल गया था, रामी की चाची के साथ जो दादी माँ का व्यवहार था। लेकिन एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विह्वल होकर कहा, उरिद हो गई बेटा। उरिद, उरिद का अर्थ है ऋण मुक्त। तो जो रामी की चाची थी वो बड़ी खुश थी और वो दादी माँ को आशीर्वाद दे रही थी, वो कि दूधो पूतो फलो दूधो नहाओ। लेखक ने उससे पूछा कि भाई क्या बात है धनु चाची? तो उसने बहुत ही विह्वल होकर, विह्वल मीन्स उत्साह से उसने बताया, ऋण हो गई, मेरा तो ऋण समाप्त हो गया, मैं ऋण मुक्त हो गई। भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया। उसने बताया कि जो उसके ऊपर कर्जा था, जो रुपया दादी ने उससे दिया था, वो सब उन्होंने छोड़ दिया। ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी। जो महिला है उसकी बेटी को दादी माँ अपनी बेटी के समान मानती हैं और ये कह कर के 10-5 के लिए हिसाब ना हो। कह रहे कि ठीक है, जो रुपया है उसके लिए मुझे हिसाब की आवश्यकता नहीं है और मैं अब इसका हिसाब नहीं लूँगी। इससे तो जग हंसाई ही होती है, अर्थात लोग इस बात को जब सुनेंगे तो वो हंसेंगे। देवता है बेटा, देवता। रामी की चाची लेखक को बता रही कि जो दादी है तुम्हारी वो बिल्कुल देवता के समान है। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, लेखक ने कहा, मैंने कहा कि वो उस दिन तो बहुत ही डांट रही थी। वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो क्या लाभ। ये जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ये गलती करने पर तो डांटते ही हैं, और अगर ये ना डांटे तो फिर उन बड़े बुजुर्गों का हमारे साथ होने का क्या लाभ है। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। लेखक रामी की चाची के द्वारा जो दिया गया तर्क था उस बात से लेखक खुश तो था ही और वो उनकी बात सुनकर के आगे बढ़ गया।
किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है, अभिनय नाटक। यह प्रायः एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पार्ट औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। दालान जो बरामदा, लेखक का एक ममेरा भाई था, वो भी बारात में नहीं जा सका था, वो बरामदे में सो रहा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की, क्योंकि जो नाटक करती थी वो सारी औरतें ही करती थी, तो औरतों को इस बात पर आपत्ति हुई कि भाई ये लड़का यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इस बात को सुनकर दादी माँ बिगड़ी मीन्स क्रोधित हुई। लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है, तो लड़के हैं और जो ब्रह्मा, इनका मन एक जैसा होता है, ये निश्चल होते हैं। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। लेखक को दादी माँ ने वहीं पर, अब जहाँ पर महिलाएं नाटक कर रही थी, वहीं पर चुपचाप चादर उड़ाकर सुला दिया। दादी माँ समझ रही कि ये बच्चा सो गया है, लेकिन लेखक जाग रहा था और उसे अंदर ही अंदर बड़ी हंसी आ रही थी। जो नाटक था उसको सुनकर सोचा, कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा। लेखक ये भी जानता था कि अगर उसकी हंसी की आवाज़ इन महिलाओं को सुनाई दे गई तो वो वहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडाफोड़ हो गया। लेकिन उसकी जो भाभी रिश्ते में थी, उनकी बात सुन करके लेखक की हंसी रुकी नहीं और लेखक की जो असलियत थी कि वो जाग रहा है और सारी बातें सुन रहा है, इसका पता चल गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला दूं? हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़की से क्यों लगती है? लेखक बता रहा है कि दादी माँ से उन महिलाओं ने पूछा जो भाभी थी कि भाई क्या करूं मैं, इसकी चादर खींच लूं? ये कौन बच्चा सोया हुआ है? ऐसा लग रहा है तो रो रहा है, इसको दूध पिला देते हो। और दोनों आपस में छीना झपटी, हाथ जो चादर को खींचने का प्रयास वो महिला कर रही थी, तो दोनों, और लेखक अपनी चादर को ओढ़ने का प्रयास कर रहा था, तो दोनों में हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ गुस्सा होती हैं और कह रही हैं, लड़के के साथ क्यों लग रही हो, अर्थात लड़के को क्यों परेशान कर रही हो? सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभयदान मिल जाता। लेखक ये बता रहा है कि जब कभी कोई भी गलती हो जाती और उस गलती के बाद जब डांट का नंबर आता, तो दादी माँ का सहारा लेकर के उससे पूरी तरह से। लेखक आगे बता रहा है कि उसकी जो दादी माँ है वो प्रेम की, ममता की मूर्ति है और उसकी जो उसके हृदय में यादें हैं, वो जो बातें हैं उसकी थी, वो अलग अलग तरीके की उसे महसूस हो रही हैं। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती, कैसी कैसी अर्थात अलग अलग तरीके की बातें उसे, लेखक को महसूस हो रही। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है। वात्या चक्र मीन्स आंधी, बवंडर, परिस्थितियाँ, कभी खुशी आती है जीवन में, कभी दुख आता है, तो इस सुख दुख के जीवन चक्र में जो मनुष्य है वो एक सूखे पत्ते की तरह कैसे नाचता है और सभी परिस्थितियों का सामना करता है। ये बात लेखक को अपनी दादी माँ के चरित्र से महसूस होती है। इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। धोखे की टट्टी मीन्स झूठा, सब कुछ भ्रम है, ऐसा उन्हें संसार लगता। दादा ने उन्हें स्वयं जो
धोखा दिया। वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। जब लेखक के दादाजी जिंदा थे वो दादी से ये कहा करते थे कि मैं तुम्हें भेजकर पीछे से आऊँगा। तो ये बात झूठी साबित हुई। दादा की मृत्यु पहली हो गई और दादी इस संसार में अकेले रह गई। दादा की मृत्यु के बाद कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने लगे। मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डामाडोल कर दी। लेखक बता रहे कि जब उसके दादा की मृत्यु हो गई तो जो उस शुभ चिंतक थे दादी के, वो कुकुर मुत्ता जैसे बरसात में बढ़ता है। जब बरसात होती है तो कुकुर मुत्ता जो जहाँ पर सीलन होती है ऐसी जगहों पर एक सफ़ेद रंग का पौधा उगाता है जो कुकुर मुत्ता कहा जाता है। आप इस समय अगर बाहर निकल के खेतों में या मैदानों में जाके देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो जो शुभचिंतक थे उनकी स्थिति कैसी थी? मुंह में राम बगल में छुरी। तो मुंह में राम बगल में छुरी अर्थात जो दिखाते तो ये थे कि हम तुम्हारे शुभचिंतक हैं, हम तुम्हारे दोस्त हैं, लेकिन वास्तव में वो दोस्ती का व्यवहार नहीं करते थे और वो ये चाहते थे कि जो इनकी स्थिति है वो ठीक ना रहे, इन्हें दुखों का सामना करना पड़े और भी डावाडोल कर दी। डावाडोल मीन्स एक स्थिति पर न रहने वाले। यानी जो दोस्त थे वो दृढ़ नहीं थे। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की वह घर की तो थी नहीं। लेखक ने बताया कि दादी माँ ने बहुत मना किया कि श्राद्ध में इनके लेखक के पिता को कि इतना खर्चा मत करो, लेकिन लेखक के पिता ने दादी माँ की बात नहीं मानी और बहुत ही धन श्राद्ध वगैरह के काम में खर्च किया। आखिर वो संपत्ति भी तो घर की ही थी। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। उनकी स्नेह कातर आँखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आँख खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा। लेखक अपनी दादी माँ की याद करते हुए ये बता रहा है कि जब उसके दादा की मौत हो गई तो जाड़े के महीने में, माघ का महीना था, उन दिनों एक घटना घटी। उसका वर्णन करते हुए लेखक बता रहा है कि उन दिनों बहुत ठंड पड़ रही थी और जो हवाएं थी वो पश्चिम दिशा से आ रही थी। बहुत ही ठंड थी, लेकिन पूरा वातावरण एकदम शांत था। बहुत ही ठंड जो तापमान था वो बहुत कम था। कोहरा भी पड़ रहा था। सभी पेड़ पौधे ऐसा लग रहा था वो सफ़ेद चादर से ढके हुए थे। ठंड इतनी लग रही थी कि जैसे लग रहा था कि हड्डियां तक उस ठंड को महसूस कर रही थी। लेखक ने उन दिनों में एक शाम को देखा कि उसकी दादी माँ जी थी, वो गीली धोती पहने हुए और कोने वाले घर में एक संदूक पर उन्होंने दिया जलाकर रख दिया है और उसके सामने वो हाथ जोड़कर बैठ गई। लेखक ने जब अपनी दादी माँ को प्यार से देखा तो उन प्यार से जो हमेशा आंखें दूसरों के लिए प्यार से भरी रहती थी, आज उन आँखों में लेखक ने आंसू देखे। इससे पहले लेखक ने अपनी दादी माँ की आंखों में आंसू नहीं देखे थे और दादी माँ उस समय रो रही थी। लेखक अपनी दादी को इस तरह बहुत देर तक देखता रहा और उनसे ये पूछने के लिए वो उनके पास वो बैठ गया कि आखिर वो क्यों रो रही हैं। जब लेखक की दादी माँ ने आंखें खोली तो लेखक ने धीरे से अपनी दादी को बुलाया। दादी माँ ने कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? लेखक ने बताया, दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। लेखक ने अपनी दादी माँ की आंखों की ओर बड़े ही स्नेह से देखा।
दादी माँ ने लेखक से कहा कि हाँ भाई, तुम जो पूछना चाहते हैं पूछो। तो लेखक ने पूछा, तुम रोती थी? दादी माँ लेखक की इस बात को सुनकर मुस्कुराने लगी। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना, चल चल धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा। अब दादी माँ अपने दुख को छुपाते हुए लेखक से ये कह रहे हैं कि अरे तूने तो अभी तो खाना भी नहीं खाया है, चलो चलो मैं तुझे खाना देती हूँ। लेखक ने कहा, दादी माँ पहले जो धोती गीली है इसको तो बदल लो। तो दादी माँ ने क्या उत्तर दिया, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गए और वो लेखक को अपने साथ खींचकर अपने साथ रसोई में उसे खाना देने के लिए ले जाती हैं। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे थे। मन मारे मीन्स बड़े ही परेशान होकर के अपनी सभी इच्छाओं को नियंत्रित करके बड़े। तो जो किशन भैया हैं और पिताजी वो बैठे हुए हैं और कुछ सोच रहे हैं कि चूँकि पैसा काफ़ी खर्च हो चुका है उनके दादाजी के श्राद्ध में। अब इस बात से ये दोनों परेशान हैं। दूसरा चारा ही क्या है? चारा मीन्स कौन सा उपाय? बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। रोने रोने का अर्थ है दुखी। वो लोग ये बता रहे हैं कि उन्हें कोई भी उधार नहीं दे रहा है और उसका कारण ये है कि जो पहले उन्होंने पैसा लिया था वो अभी तक उन्होंने चुका नहीं पाया है। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। अब दादी माँ ने ये कहा अपने बेटे से कि अरे भाई, कि तुम रोते क्यों हो? जो उधार है तुम्हारे ऊपर, जो तुमने पैसे उधार लिए हैं, इस बात से तुम परेशान हो, उधार नहीं चुका पा रहे हो। तो दादी माँ ने अपने जो लेखक का पिता है अपने बेटे का माथा चूमा और उनको सब प्यार से उसके सिर को सहलाते हुए कहा कि अरे भाई, तुम चिंता मत करो, अभी मैं ज़िंदा हूँ। और उसके बाद उन्होंने अपना संदूक खोला और उसमें से एक चमकती हुई चीज़ निकाली जो थी दादी माँ के पास जो कंगन थे सोने के, जिन्हें उसके दादाजी ने उन्हें दिया था। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। तो दादी माँ ने कहा कि जो पुराने लोग थे वो आगे के विषय में, भविष्य के बारे में भी सोच लेते थे और इसीलिए कुछ संपत्ति अपनी छुपा करके बचा कर रखते थे जिससे कि वो कठिन समय में काम आ सके। सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी से लगे। शाप भ्रष्ट देवी, शाप ऐसा जिसमें कोई दोष ना हो, जिससे कोई भी श्राप ना मिला हो, जिसमें कोई भी बुराई ना हो। धुंधली छाया विलीन हो गई। जो लेखक के मन पर धुंधली सी छाया, धुंधला सा चित्र अपनी दादी माँ का था, वो मानो विलीन हो गया, गायब हो गया, अदृश्य हो गया। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ाया है, यानी जो दिन था वो सुबह बहुत पहले हो चुकी थी और सूरज भी आसमान में काफ़ी ऊपर आ गया था। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। एक कौवा, घर के पास में एक खजूर का पेड़ था जो कि बहुत लंबा था। उस पेड़ से उड़कर एक कौवा आया था जिसकी घिनौनी काली आंखें, जो घिनौनी है जिससे को देख कर के मन में घृणा उत्पन्न हो, ऐसे जो कौवा था वो उसने अपने पंख फैला करके वो खिड़की पर बैठ जाता है। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा था। लेखक के हाथ में जो किशन भैया ने पत्र भेजा था, उस पत्र को पकड़े हुए भी लेखक का हाथ कांप रहा था। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही थीं। ऐसा लग रहा था लेखक को कि जैसे काली चींटियां लाइन से जा रही हैं, यानी एक के बाद एक घटना, एक के बाद एक घटना वो धीरे धीरे करके धूमिल हो रही थी, अर्थात सभी मिट रही थी। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ
नहीं रहीं। लेखक के मन को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या उसकी दादी माँ की मौत हो चुकी है। लेखक जो लगातार इस बात दोस्तों लेखक पत्र को पढ़ करके अपनी दादी माँ की यादों में खो गया और उसे ये विश्वास करना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था कि अब उसकी दादी की मौत हो चुकी है और जीवन में उनसे दोबारा उसकी मुलाकात नहीं होगी। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शीघ्र ही फिर आपसे एक नए विषय पर वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।